नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 बहुत ही जल्द आपका यहां पर होने जा रहा है। इतने कम समय में आपकी तैयारी करने में बहुत ही यहां पर दिक्कत हो सकती है। आपको बताते चले इसी के साथ बाज़ार में बहुत तरह के बाज़ारू किताब प्रैक्टिस बुक आ गए हैं और आप क्या करेंगे कि यहीं से बाज़ारू किताब या प्रैक्टिस वर्क बुक लेकर के आप तैयारी करेंगे और उस तैयारी के बाद आपका यहाँ पर रिजल्ट होने वाला है 0। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि यदि आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 किसी में भी परचम लहराना चाहते हैं तो अभी न्यू सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ पर जो है जैक परीक्षा ले रही है और जैक जो भी परीक्षा लेती है आप अनुकरण कीजिएगा 2013 का या 2016 का। तो आपका सारा प्रश्न जो था वो जेसीईआरटी या जैक की किताब से आए हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों ने बहुत तरह तरह के यहाँ पर परीक्षाओं का किताब पढ़ा जिसमें रिजल्ट बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पढ़ा था वो यहाँ पर पूरा अपना परचम लहराए थे और वो पास कर गए थे। तो देखिए आपको बताते चले यदि आप परचम लहराना चाहते हैं तो आपको हम यहाँ पर अपने चैनल पर ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स यहाँ पर आपको हम करवाते हैं। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर पूरा तैयारी उसका पीडीएफ, उसके साथ उसका रिकॉर्डेड क्लास, उसके बाद लाइव क्लास, उसके बाद ऑफलाइन सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो आप जेटेट की तैयारी करना चाहते होंगे और 1 से 5 या 6 से 8 में परचम लहराना चाहते होंगे तो आप अभी हमारे यहाँ से कोर्स लेकर के जुड़ सकते हैं। तैयारी शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले एडमिशन लेने का एक ऑफर चल रहा है, पहले आओ पहले पर पाओ के तर्ज पर सिर्फ 100 कैंडिडेट का अभ्यर्थियों का नामांकन यहाँ पर 500 रुपये में किया जाएगा। यानी 1 से 5 में आप नामांकन कराना चाहते हैं तो 500 रुपये लगेंगे और 6 से 8 में नामांकन किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये यहाँ पर लग रहा है। आप जल्दी से अपना नामांकन कर लेंगे और जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स पीडीएफ देखना नहीं भूलेंगे। आपको एक बार फिर हम बता देते हैं अभी आकलन परीक्षा हुई उसमें इस नोट से जितने लोगों ने एडमिशन लिया था उनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर किसी ने लिया है तो आप पता कर सकते हैं। और सहायक आचार्य का पेपर 3 का भी अभी जो कंडक्ट नोट्स चल रहा था उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको यहाँ से हूबहू भिड़े हैं इससे। तो आपका आगे जेटेट में भी भिड़ने वाला है। आप सभी सिर्फ जुड़ जाइएगा क्योंकि यहाँ विभिन्न राज्यों के जेटेट परीक्षा का हल प्रश्न पत्र भी आपको हम प्रैक्टिस के रूप में करवाने वाले हैं। तो परीक्षा देखिए 1-2 दिन 3 दिन भी बचा है तो आप यहाँ से अगर आप नहीं क्लासेस ज्वाइन कर पाएँ तो आप लास्ट में देखिए 499 रुपये में नोट्स यहाँ से आपको मिलेंगे। आप लेकर के जरूर परचेज करके वह परीक्षा में जाने से पहले पढ़ लीजिएगा। यदि कम पढ़कर ज़्यादा कम प्रश्न पढ़कर और ज़्यादा अंक उठाना चाहते हैं तो आपके पास मात्र एक ही ऑप्शन एक ही है, वो है आपका जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक। तो आप देखना नहीं भूलेंगे। यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो बहुत अच्छा बात है, अगर नहीं बनाए हैं तो आप यहाँ से एडमिशन ले लीजिएगा या नहीं तो यहाँ से नोट्स परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। देखिए यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं और सामान्य अध्ययन में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको हम बता देते हैं आप सिर्फ सामान्य अध्ययन में 30 में 30 ले लाइएगा। कैसे? तो आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पूरा नोट्स पढ़ जाइएगा ना यहाँ से तो आपको सामान्य अध्ययन में 30 में 30 मिल ही जाएगा क्योंकि उससे बाहर एक भी प्रश्न आएगा ही नहीं। श्योर एंड शॉर्ट आपको 101% बोलते हैं। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन के लिए यहाँ से सारा नोट्स और पीडीएफ लेकर के वीडियो पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए आज चलते हैं 1 से 5 के सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? तो यूरोप को जो है तुर्की का मरीज कहा जाता है। यूरोप को किसको मरीज कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे? जर्मनी का जो एकीकरण किया जा रहा था उसके प्रमुख वास्तुकार कौन थे? मैजेनी, गैरिबाल्डी, लेनिन या बिस्मार्क? ठीक है, तो इसके प्रमुख जो यहाँ पर वास्तुकार थे वो आपका गैरिबाल्डी थे। कौन थे आपका? गैरिबाल्डी। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरिबाल्डी या मेजीबी? ठीक है, तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी था वो यहाँ था बिस्मार्क। क्या है? कौन थे? बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के उत्तरदायी माने गए हैं। बिस्मार्क का नाम बहुत बार आता है इसलिए इनको याद रखिएगा। ये जो गैरिबाल्डी न थे वो पेशे से क्या थे? गैरिबाल्डी जो थे उनका पेशा क्या था? जमींदार, सिपाही, नाविक, कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो गैरिबाल्डी थे वो पेशे से नाविक थे। क्या थे? वो पेशे से नाविक थे। पूछा गया प्रश्न है आपका एग्जाम में। रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया? वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत यदि पूछा जाता है आपको कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया? मैजेनी, हिटलर, बिस्मार्क या कोई नहीं। ठीक है, तो रक्त एवं लौह की नीति का जो प्रतिपादन किए थे वो आपका बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी का
बिस्मार्क को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिस्मार्क का। किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत था? यह कौन सा ऐसा देश था जिसका साहित्य और ज्ञान विज्ञान जो है यूरोप वासियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में काम किया था? जर्मनी, यूनान, इंग्लैंड या तुर्की। ठीक है, तो यूनान देश का देखिए जो साहित्य और ज्ञान विज्ञान था वही जो है यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और आगे बढ़ाने में मदद मिला। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? ठीक है, ये आपका था इंग्लैंड का। किसका था? चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड का था। 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, वियना कांग्रेस की संधि, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 1871 ईस्वी में जो संधि हुई थी उसका नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि। आइए थोड़ा सा इसका डिटेल कर लेते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि क्या थी? यह संधि फ्रांस और प्रसा राज्य के बीच 10 मई 1871 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हुआ। युद्ध के बाद फ्रांस को अल्सारा लारेन जैसा देश जर्मनी को सौंपना पड़ा। जर्मन शासक बिस्मार्क ने लौ एवं रक्त का नीति अपनाया। फ्रांस पर 20 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था। एक और है पेरिस की संधि, 1756 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1763 ईस्वी तक चला, जिसके कारण इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इसके तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, नोट्स पीडीएफ यहाँ से लेना नहीं भूलेंगे, क्लासेस ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छी सुविधाएं इसमें सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दी जा रही है, नहीं तो 499 रुपये में आप यहाँ से सारे नोट्स और पीडीएफ एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स है, बहुत कम प्रश्न है। अब बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आपका रहेगा, यानी कम पढ़ के ज़्यादा आप पर अंक उठाना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। तो आप अभी के अभी यहाँ पर जुड़ जाइएगा, मोबाइल नंबर दिया गया है। चलिए देखते हैं आगे एक्सरसाइज का महत्वपूर्ण प्रश्न। चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो हिंदी चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इंग्लैंड थे, फ्रांस थे, डच थे या पुर्तगाली थे? आपको बताना है। ठीक है, तो हिंद चीन पहुंचने वाले देखिए जो प्रथम व्यापारी थे ना, वो आपका पुर्तगाली थे। कौन थे? आपके पुर्तगाली लोग सबसे पहले पहुँचे थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसे थे उनको क्या कहा जाता था? फ्रांसीसी को कोलोन, फ्रांसीसी, शासक वर्ग या जनरल। ठीक है, तो देखिए हिंद चीन में जो बसने आए फ्रांसीसी, उनका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया था और उनको कहा जाता था कोलोन। उनको क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? जो नरोत्तम सिहानु थे, इनका नाम बहुत ही फेमस है, देख लीजिएगा, नहीं तो ऐसा ही नाम मिलेगा तो कहेंगे तो यह तो प्रश्न कहीं था ही नहीं, बहुत दूर से आया है, दूसरे जगह से। ऐसा नहीं है। जितना भी अभी देखिए 2-3 तारीख को जो परीक्षा हुआ है ना, उसका अगर आप लोग कहिएगा तो हम देखिए यहाँ पर आपके लिए उसका लाइव प्रूफ, उसका वीडियो आपको दिखा देंगे चैप्टर वाइज। और अभी आज से हम देखिए आपके लिए एक चीज़ और शुरू करने जा रहे हैं। आपको बता दे रहे हैं कि जो प्रश्न आए हैं उसी पर आधारित उसी तरह का और प्रश्न आपको उसको 10 को 5-10 प्रश्न उसी पर आधारित हम आपको रिहर्सल करवा देने वाले हैं। जिसके बाद क्या होगा कि आपको अभी जो परीक्षा होगा ना, उसी टाइप का प्रश्न आएगा, उस चैप्टर से आएगा ही आएगा, जो चैप्टर से आया है तो उसी को अब हम कंप्लीट करवा देंगे। आपको सिर्फ ज़रूरी है कमेंट करने की कि करवाया जाए या नहीं करवाया जाए। अगर आप चाहते हैं कि अति संभावित प्रश्न, आए हुए प्रश्न पर आधारित अति संभावित प्रश्न, तो आपको आज से चालू कर देंगे हम। ठीक है, आप जरूर कमेंट कीजिएगा या नहीं तो फ़ोन जरूर कीजिएगा। मेरा मोबाइल नंबर आपको दिया गया है 9631054226। ठीक है, तो नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। ठीक है, कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? प्रश्न आए हुए हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? फान बोईचाओ, हो ची मिन्ह, कुआंग या रिचू। ठीक है, इसका देखिए ये जो आपका लिखा हुआ था द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इसका लेखक था फान बोई चाओ। कौन था? फान बोई चाओ जो है इसके लेखक थे। 6 मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को क्या कहते हैं? 6 मार्च 1946 को फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, उस समझौता को क्या कहा जाता है? जेनेवा समझौता, हनोई समझौता, पेरिस समझौता, धर्मनिरपेक्ष समझौता क्या कहा जाता है? ठीक है,
तो ये जो समझौता का नाम था आपको हनोई समझौता था। क्या था? सामाजिक विज्ञान के कैंडिडेट के लिए तो बहुत ही अच्छा ऑफर है कि यहाँ पर जो है पूरे 6 to 10 का जेसीईआरटी का ही आपको पढ़ना है, जो 60 नंबर प्रश्न आपके होंगे। तो जेसीईआरटी का पूरा 6 to 10 का यहाँ पर, चाहे आपको पॉलिटिकल हो या ज्योग्राफी और हिस्ट्री हो, पूरे कंप्लीट हैं। इसमें आप यदि देख लेते हैं यहाँ से नोट्स, तो आपको सीधे समझिए 60 में से 40-45 प्रश्न यहाँ से भिड़ेंगे। और प्रश्न क्या होंगे? जेसीईआरटी का। और वो क्या भी प्रश्न बहुत कम, यानी 500 प्रश्न आप देख लेते हैं तो आपको यहाँ से पूरा कवर अप आपका जो है यहाँ पर 60 प्रश्न हो जाएगा। तो आप यहाँ से अभी के अभी लेकर के जुड़ जाइएगा और सारे क्लासेज को ज्वाइन कर लीजिए। उससे अच्छा है आपको 500 में यहाँ पर सारी क्लासेज मिल जा रही है। तो आप पहले आए पहले पाओ में, तो ऑफर में जल्दी जुड़िए, नहीं तो आपकी क्लासेज फिर 1000 रुपये हो जाएगी। अपने किस प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था और यह शासन इसी के सहयोग से चल रहा है? किस पुस्तक में कहा गया है? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। अपने किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और उसी के सहयोग से चल रहा है? जिस दिन भारतीय साथ नहीं देंगे, अंग्रेज का यहाँ पर जो है शासन, ब्रिटिश का शासन जो है समाप्त हो जाएगा। किस में कहा गया था, किसने कहा था, किस प्रसिद्ध पुस्तक में कहा था? तो देखिए, गांधी जी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिंद स्वराज। इसका नाम क्या है? हिंद स्वराज। यानी हिंद स्वराज पुस्तक में ही गांधी जी ने यह बातें कही थी, महात्मा गांधी ने, कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और उसी के सहयोग से चल रहा है। उस पुस्तक का नाम हो गया हिंद स्वराज। और यह पुस्तक कब लिखा गया था, ये भी प्रश्न आया हुआ है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा। देखिए प्रश्न, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा ऑनलाइन करा दे रहे हैं समय की कमी को देखते हुए। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा? किसने लिखा? महात्मा गांधी ने लिखा। हिंद स्वराज पुस्तक कब लिखा गया? 1909 ईस्वी में लिखा गया, ठीक है। और हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया? महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इसमें क्या लिखा गया था? उन्होंने अपने पुस्तक में वर्णन किया था कि ब्रिटिश शासन जो है भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है, चल रहा है और उसी के शासन से ये चलते रहेगा। याद रखिएगा, हिंद स्वराज में ये बातें कही गई है। दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन था? MVVI प्रश्न है, ये आपका JSSC में 3 बार पूछा गया है और लगभग एग्जाम में देखिएगा आपको आया हुआ है। तो इसके पहले गांधी जी कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका थे। दक्षिण अफ्रीका से कब लौट गए? 1915 ईस्वी में लौट गए थे, ठीक है। 15 ईस्वी में लौटने के बाद ये क्या थे? तो आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिए थे, जिसमें पहला आंदोलन, जिसमें दक्षिण अफ्रीका से भारत आने पर सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन जो था चंपारण के किसानों के विरुद्ध था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था, याद रखिएगा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसके बाद यहाँ पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो देखिए, इसके लिए जो नियमावली पास किया गया था दिसंबर 1920 में ये बना था, लेकिन आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वो जनवरी 1921 में किया गया था। तो असहयोग आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो आपको लिखना है 1920 ईस्वी में। और असहयोग आंदोलन शुरू कब से किया गया? तो जनवरी 1921 में। कन्फर्म रहिएगा एकदम। यहाँ से असहयोग आंदोलन अब तक 3 से 4 बार आपका पूछा गया है, ठीक है। यह शब्द किसने कहा? अस्पृश्यता को समाप्त किए बिना 100 साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती है। देखिए, गांधी जी जो थे बहुत लंबे दूरों तक सोचते थे। वे जानते थे कि यदि भारत से छुआछूत की, यहाँ पर अस्पृश्यता को समाप्त अगर हम नहीं करते हैं तो 100 साल तक भी हम लड़ते रहेंगे, तो यहाँ पर मेरा अपना राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती है। यह सोच किनका था? यह शब्द किनका था? ये महात्मा गांधी का शब्द था और इन्होंने ही अस्पृश्यता को यहाँ पर समाप्त किया, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में दलितों के लिए कौन सा संगठन कायम किया था? भीमराव अंबेडकर ने 1930 ईस्वी में दलितों के लिए कौन सा संगठन कायम किया था? इसका आंसर होगा, देखिए, इन्होंने दलित वर्ग एसोसिएशन बनाया था और इसी को काम बनाया था। गिरमिटिया मजदूर कौन है? बहुत बार पूछा गया गिरमिटिया क्या होता है, ठीक है। गिरमिटिया क्या है? गिरमिटिया क्या है? बहुत बार पूछा। देखिए, गिरमिटिया है ना, अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिक। अनुबंध पर, एक एग्रीमेंट पर काम करने वाले श्रमिक को गिरमिटिया कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। गिरमिटिया किसको कहा जाता है? तो एग्रीमेंट पर, अनुबंध पर काम करने वाले श्रमिक को गिरमिटिया कहा जाता है। कौन थे? तो देखिए, यहाँ पर लिख दिए हम। अनुबंध के आधार पर बहुत से मजदूरों को काम करने के लिए, देखिए, फिजी ले जाया जाता था, गयाना ले जाया जाता था, वेस्ट इंडीज ले जाया जाता था और उन्हें
वहीं पे रखा जाता है और उन्हें एक समय सीमा के लिए ले जाया जाता था 5 साल के लिए। 5 साल के अंदर वो यहाँ पर नहीं आ सकते थे, तो इसी को यहाँ पर नाम दिया गया गिरमिटिया। और ये मजदूर थे, इसलिए इसको कहा जाने लगा गिरमिटिया मजदूर। याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया? असहयोग आंदोलन जो चलाना था उसका निर्णय जो है किस कांग्रेस अधिवेशन में लिया गया था, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत ही MVVI है कि असहयोग आंदोलन किस में, तो 1920 में नागपुर का कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन चलाने का जो निर्णय लिया गया था वो कब लिया गया था? तो 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था। किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया था? किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया था? देखिए यहाँ पर जो था उस समय किसानों का एक दल था, जिसके लिए यहाँ पर देखिए नील विद्रोह भी हुआ था, यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह भी हो गया था, खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था किसानों के लिए। तो देखिए अवध का किसान सभा का गठन, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने एक अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया था। और उसके पहले बहुत से पहले से जो है यहाँ पर बाबा रामचंद्र जो थे वो किसानों के नेता से जुड़े हुए थे। तो ये अवध किसान सभा का जो गठन कर लिया गया था वो किसके नेतृत्व में किया गया? जवाहरलाल नेहरू जो है बाबा रामचंद्र के साथ मिलकर के अवध किसान सभा का गठन किए थे। देखिए, आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हिस्ट्री यानी इतिहास में अधिक मार्क्स आप उठाना चाहते हैं तो आपको देखिए पढ़ना बहुत कम है, ज़्यादा नहीं पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ना तो हिस्ट्री अथाह है। आप सिर्फ क्या कीजिएगा, JCERT का जो टेक्स्ट बुक है 6 to 10 तक का देख लीजिएगा। यदि आप अपने देख लेते हैं तो यहाँ से नोट्स परचेज मत कीजिएगा, और नहीं देख पा रहे हैं, नहीं नोट्स बना रहे तो JCERT का संपूर्ण नोट्स यहाँ पर बना हुआ है, आप यहाँ से परचेज करके अवश्य पढ़ करके ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। और अभी तक का 2013 और 2016 दोनों की बात कहा जाए तो यहाँ पर अभी तक सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है JCERT से ही आए हैं। बाजारों किताब से एकदम नहीं आ रहा है प्रश्न, और यहाँ पर जो है बहुत से लोग लूसेंट लेकर पढ़ते हैं उससे भी नहीं आ रहा। तो आप यहाँ पर JCERT का नोट्स लेकर के एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। चलिए चलते महत्वपूर्ण प्रश्न। 22 ईस्वी को चौरा चौरी घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस करा दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। क्यों वापस लिया गया, ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर चौरा चौरी घटना हो गई थी जो आपका उत्तर प्रदेश में, उसके कारण यहाँ पर जो है आपको असहयोग आंदोलन को एक बार फिर से गांधी जी को वापस ले लेना पड़ा था, ठीक है। महात्मा गांधी, देखिए क्या था, महात्मा गांधी अपने 78 समर्थकों के साथ नमक यात्रा शुरू की थी। पूछा था महात्मा गांधी ने कितने समर्थकों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी थी, तो उस समय कितने उनके समर्थक थे? ओनली फॉर 78 समर्थक थे, उसके साथ यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, यहाँ पर जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? साबरमती आश्रम में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। और यह कितने दिन तक चला था? 24 दिन तक चला था। और प्रत्येक आदमी जो है यहाँ पर 10-10 किलोमीटर प्रत्येक दिन चल रहे थे, ठीक है। 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने समुद्र तट पर पानी उबाला, और पानी उबालकर वहाँ पर क्या किया? नमक बनाना शुरू किया। ये नमक बनाना जो था, अंग्रेजों ने इसको दंडित किया था। अंग्रेजों ने इस नियम को बनाया था कि कोई भी नमक नहीं बना सकता है। जो गांधी जी ने यहाँ पर इस नमक कानून को तोड़ा था, और इस नमक कानून को उल्लंघन करने के बाद जो है उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। 1929 ईस्वी में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कब फेंका गया है। तो 1929 ईस्वी में लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका? तो भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने यहाँ पर बम फेंका था, ठीक है। सबसे कम समय में शहीद होने वाले की फांसी देने वाला का नाम पूछा जाता है कि कौन थे। तो देखिए जिस समय भगत सिंह को फांसी दी गई थी उनकी उम्र 23 साल की थी। मात्र 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी दिया गया था, जो सबसे युवा थे, ठीक है। अगला है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। MVVI प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो यहाँ पर पूछा बोलता है 1929 ईस्वी में किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। यानी पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के बाद दिया गया था। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ना, जिसको यहाँ पर क्या कहा जाता है तो बिस्मार्क भी कहा जाता है। बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सत्याग्रह के बाद बारदोली के महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में किसने दी? महिलाओं ने दी थी। मार्ल मिंटो सुधार कब पारित हुआ था? मार्ल मिंटो सुधार जो है 1909 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया था और आपकी किताब में भी है। अगला है 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यानी पूर्ण स्वराज की मांग किसमें किया गया था? तो 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था और इसमें क्या लिया गया था कि 26 जनवरी जो है 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो हमने आपको यहाँ पर समाप्त कर दिया है। आप सभी जरूर देख लीजिएगा और हो सके तो JCERT का कंप्लीट नोट्स यहाँ पर लेकर के एक बार अवश्य देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर कि यदि आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए, अगर आप सामाजिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं तो सामाजिक विज्ञान का देखिए हिस्ट्री सेक्शन जो है पूरा नोट्स उसका बन करके तैयार हो गया है। 6 to 10 तक का आप यहाँ से हिस्ट्री का नोट्स परचेज कर सकते हैं। साथ ही सभी सब्जेक्ट का भी तैयार है, लेकिन हिस्ट्री पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। उसके साथ आपका वीडियो भी यहाँ पर तैयार कर दिया गया है हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट। और यदि आप सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हैं तो आपके लिए यह जो JCERT किताब का है क्लास 10 6 to 10 यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसमें खूब प्रश्न होंगे, तो आपको 200 या 250 प्रश्न है और यहाँ से लगभग हिस्ट्री का हर प्रश्न भिड़ने वाला और इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। तो आप यहाँ से नोट्स, वीडियो सारा चीज परचेज करके या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके आप तैयारी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट तैयारी आपको करवा दिया गया है। तो इसमें देखिए क्लास 10 तक का हिस्ट्री कंप्लीट हो गया आपका, उसके साथ साथ महामैराथन क्लास और उसके साथ पूरे एक बड़े वीडियो भी बने हुए हैं। तो आप सभी यहाँ से जुड़ करके अगर इतिहास में अच्छा करना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान में अच्छा करना चाहते हैं तो अभी सारे क्लासेज को ज्वाइन कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में अभी आपको क्लासेज दिया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन जैव संसाधन का उदाहरण है? तो जैव संसाधन में जीव होना चाहिए। पौधे में जीव होते हैं, जंतु में जीव होते हैं, मानव में जीव होते हैं। तो जिसमें जीव होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो जैव संसाधन में जाते हैं, इसलिए जैव संसाधन में जाएंगे। तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सभी हो जाएगा। अगला है, इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? वायु, जल, मिट्टी या सभी। ठीक है, तो देखिए वैसे संसाधन जिसका नवीकरण, जिसको दोबारा बहुत ही जल्द निर्माण हो जाता है, बहुत जल्द ही बन जाते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। वायु का निर्माण हर समय होते रहता है, इसकी तो समाप्ति ही नहीं जाएगी, इसके समाप्ति के बाद मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए यह जो है नवीकरणीय है। जल जो होता है एक जल चक्र चलते रहता है, कभी समाप्त होता है और बहुत जल्द उसी सीजन में फिर से वह आ भी जाता है, इसलिए नवीकरणीय है। मिट्टी का भी वही बात है, ये सभी जो है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जो नोट्स परचेज करते हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, वैसे संसाधन जिसको दोबारा बहुत जल्दी निर्माण किया जा सकता है नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। देखिए आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए इतिहास का 6 to 8 तक का पूरा कंप्लीट एक वीडियो क्लास वाइज कर दिया गया है और इतिहास का ऐसा 10 ट्रिक से आपको 1000 प्रश्न याद करवा दिया गया है। तो सारा वीडियो लेना नहीं भूलिएगा, सारा नोट्स लेना नहीं भूलिएगा। बस कुछ ही दिनों में आपको सारे सब्जेक्ट का 10 तक का कंप्लीट हो जाएगा। बस आप जुड़ जाइए जितना जल्दी, क्योंकि समय निकलते जा रहा है और आप जुड़ेंगे नहीं तो ये जो आपका, देखिए अभी समझिए आपका ये अभी ही पढ़ने का समय है। उस दिन से तो इंतजार कर रहे हैं, यही क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि बहुत चीप रेट पर आपको हम ही दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी चैनल पर आपको नहीं है। सिर्फ यहाँ का क्लास आप देख लीजिएगा ना, तो सभी क्लास से आपको रिमूव होना पड़ेगा, समझ गए। तो इसमें कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। वैसे संसाधन जिसकी एक बार समाप्ति हो जाने के बाद बनने में लाखों या करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो वैसा संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जिसमें कोयला भी आता है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस, ये सब हर समय नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोट्स बना हुआ है, वैसे संसाधन जिसकी एक बार समाप्ति हो जाने के बाद दोबारा निर्माण होने में 100 से ज़्यादा वर्षों तक का समय लग जाता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। और ये प्रश्न आपका, ये परिभाषा भी इस तरह से दे करके पूछ दिया जाता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया? 2014 ईस्वी, 2015 ईस्वी, 2016 ईस्वी या 2018 ईस्वी, कब किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2016 ईस्वी में। इसमें कौन मानव निर्मित संसाधन है? ठीक है, अभी आपको बताए थे मानव निर्मित संसाधन किससे कहते हैं, आपको जानना जरूरी है, तभी इस प्रश्न का जवाब दे पाइएगा। ठीक है,
तो मानव के द्वारा बनाया गया संसाधन, मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु, मानव के द्वारा बनाई गई चीज़ें, वो सभी जाएगी मानव निर्मित संसाधन में। ठीक है, तो अब बताइए आप यहाँ पर, कैंसर उपचार की दवा किसने बनाया? मानव ने बनाया है। किसने बनाया? मानव ने। रेलगाड़ी का निर्माण किसने किया? मानव ने। सड़क का निर्माण कौन करवाता है? मानव। तो मानव के द्वारा जो चीज़ बनाया जाएगा वो सभी मानव निर्मित संसाधन में जाएगा। और यहाँ पर देखिए, कैंसर उपचार के द्वारा मानव बनाया है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन है। रेलगाड़ी का निर्माण मानव के द्वारा करवाया गया, मानव निर्मित संसाधन है। सड़क का निर्माण मानव के द्वारा करवाया गया, मानव, यानी राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? इनमें कौन प्राकृतिक संसाधन है? नदी, सड़क, मानव या कोई नहीं। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है उसको प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और नदी मानव द्वारा नहीं बनाया जाता, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन है। सड़क मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए मानव निर्मित संसाधन है। और मानव खुद एक संसाधन है जिसको मानव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन कौन है? इसमें प्राकृतिक संसाधन जो है आपका नदी है। कौन सा है? वयस्क व्यक्ति में कुल कितनी हड्डियां होती है? एक वयस्क व्यक्ति में कुल कितनी हड्डियां होती है? MVVI प्रश्न है। ये प्रश्न अब तक 1001 बार परीक्षा में, अगर सभी परीक्षा का जिक्र कीजिएगा तो बार बार ये पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो एक वयस्क व्यक्ति में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो आपका हो गया यहाँ पर 206। ठीक है, कितना हो गया? 206। अगला है, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? ये भी प्रश्न JSC में पूछ दिया गया है। और ये देखिए किसका प्रश्न है? JCERT टेक्स्ट बुक का है। तो JCERT को फॉलो करना भूलिएगा नहीं। देखिए, आप और भी किताब देख रहे हो, लेकिन उसमें आपको क्या है, 100 प्रश्न आप पढ़िएगा। और JCERT में चैप्टर में कितना प्रश्न मिलेगा? 20 प्रश्न मिलेगा। इस 100 में से 1 मिलने की संभावना, लेकिन इस 20 में से 2 और 3 मिलने की संभावना बनी हुई रहती है झारखंड के एग्जाम में। इसलिए JCERT क्या ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर उसको कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फीमर। और उसको कहते हैं जांघ की हड्डी। ठीक है, फीमर होती है वो जांघ की हड्डी और सबसे बड़ी हड्डी मानी जाती है। अगला है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? यह भी प्रश्न JSC का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? फीमर, कंदुका, स्टेप या कोई नहीं। तो देखिए, हमारे शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो नाम मात्र की होती है, वो होते हैं स्टेप। उसको क्या कहते हैं? स्टेप। क्या लगता है? स्टेप उसको कहते हैं। और कौन सी हड्डी होती है, कहाँ होती है? तो कान की हड्डी होती है। किसकी हड्डी होती है? वो कान की हड्डी होती है। कान को आप जब छूइएगा ना तो उसमें हड्डी नाम मात्र के मिलेगा, लेकिन कहीं एक छोटा सा हड्डी कान में होता है, उसी को स्टेप कहते हैं और सबसे छोटी हड्डी वो होती है। ठीक है, अगला है, कंधा एवं कमर में कौन सी संधि पाई जाती है? एकदम देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न, कंधा और कमर में कौन सी संधि पाई जाती है? ठीक है, आप याद रखिएगा, कंधा और कमर में कौन सी संधि पाई जाती है? तो देखिए, कंदुक, कौन सा संधि होता है? कंदुक ना, कंदुक खलिका संधि इसको कहते हैं। कंधा और कमर में कंदुक, कैसे याद रखिएगा? कंधा और कमर में कौन सी संधि पाई जाती है, कैसे याद रखिएगा? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रहा है, कंदुक, कंदुक खलिका संधि दिया है ना, कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिया है। तो कंदुक में देखिए, कंदुक यही लिखा हुआ है ना। तो देखिए, कन से याद रखिएगा कंधा, कन से क्या याद रखिएगा? कंधा। और क से क्या याद रखिएगा? कमर। एकदम देखिए, इसी में आपका ऑप्शन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है। ठीक है, तो कंधा और कमर में कौन सी संधि पाई जाती है? तो कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, केहूनी एवं घुटनों में कौन सी संधि पाई जाती है? केहूनी एवं घुटनों में कौन सी संधि पाई जाती है? अब देखिए, केवाड़ी लगाते हैं ना, केवाड़ी लगाते हैं तो यहाँ पर कब्जा देते हैं ना, कब्जा देते हैं। एक केवाड़ी क्या होता है, पूरा गोले गोले नहीं घूम जाता, एक साइड जाकर लॉक हो जाता है, दूसरा साइड नहीं जा पाता। तो उसी तरह से आप देखिएगा, केहूनी और घुटना क्या होता है, तो एक साइड आप मोड़ सकते हैं, एक साइड जाकर के लॉक हो जाता है। जब भी आप देखिएगा, तो जैसे ये आपका हाथ है, तो इसको आप कीजिएगा तो क्या कीजिएगा, ऐसे है। अभी इसको हमको करेंगे तो ऐसे सीधा कर सकता है। अब इसको नीचे नहीं ला सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आके लॉक हो जाए, फिर ऐसे सीधा होगा, नीचे नहीं आ सकता। तो वही केवाड़ी वाला होता है। और केवाड़ी में कब्जा, जिसको हिंज कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो वही हिंज संधि होता है। केहूनी और घुटना में हिंज संधि पाया जाता है। सिर्फ एक ही दिशा में आप गति कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दरवाजे का कब्जा होता है। ठीक है,
गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि और कलाई की संधि कौन सी संधि है? गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी संधि? कंदुक खलिका संधि, हिज संधि, धुराग्र संधि या पसली पिंजल संधि। ठीक है, तो ये क्या होता है? धुराग्र संधि होता है। इस संधि में शरीर के अंग आगे पीछे बाएं दाएं घुमाया जा सकता है। ठीक है, ये में आगे पीछे बाएं दाएं चाहे तो घुमाया जा सकता है, तो उसको हम लोग धुराग्र संधि कहते हैं। जबड़ा एवं कपाल के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है? जबड़ा और कपाल। ठीक है, जबड़ा और कपाल में कौन सी संधि? कंदुक खलिका संधि, हिज संधि, अचल संधि, धुराग्र संधि। ठीक है, कंदुक खलिका संधि किस में हो गया? कंधा और कमर में हो गया। हिज संधि किस में हो गया? तो हिज संधि आपका घुटना में हो गया। ठीक है, और यहाँ पर केहनी में हो गया। और यहाँ पर एक धुराग्र संधि किस में? तो धुराग्र संधि आप जिसको घुमा सकते हैं उसमें हो गया। और देखिए जबड़ा और कपाल इसको जो होता है यहाँ पर अचल संधि होता है, इमूवेबल जॉइंट होता है। ठीक है, जबड़ा को हम क्या करते हैं? घुमा नहीं सकते, वो एक जगह एकदम स्थिर रहता है। कपाल भी क्या होता है? इसको भी घुमा नहीं सकते, एक जगह स्थिर रहता है ना, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इमूवेबल जॉइंट। क्या कहते हैं? इमूवेबल जॉइंट, या इसी को हम लोग कहते हैं अचल संधि। इसी को क्या कहते हैं? अचल संधि, इमूवेबल जॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चलिए जबड़ा में कपाल को घुमाया नहीं जा सकता है, या स्थिर रहते हैं, इस पर किसी प्रकार गति नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसको अचल संधि, मतलब एक ही जगह पर आपका फिक्स रहता है, उसको कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मेरुदंड कितनी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी है? मेरुदंड जो होता है हमारी रीढ़ की हड्डी मेरुदंड, वो कितनी छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर बनी हुई होती है? 30, 31, 32 या 33। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर है 33। कितनी छोटी छोटी अस्थियाँ? 33 से। किसान का मित्र किसको कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, किसान का मित्र किसको कहा जाता है? अब तक बार बार परीक्षा में पूछा गया है, आपके परीक्षा में हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो किसान का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ, घोंघा, तिलचट्टा या कोई नहीं। ठीक है, तो किसान का मित्र जो होता है वो किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? तो मिट्टी को पोला कर देता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है और इसमें बहुत अधिक जो है उर्वरा शक्ति आता है। जल की रानी किसको कहते हैं? मछली, केचुआ, तिलचट्टा या सांप। ये भी प्रश्न जेएसएससी में पूछा गया, जल की रानी किसको कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली। सब कुछ जेसीईआरटी, सारा कुछ जेसीईआरटी, सब जगह जेसीईआरटी, और झारखंड में एग्जाम लेना है, नौकरी लेना है तो जेसीईआरटी को पढ़ करके जाना है। ठीक है, एक बार जरूर पढ़ना है। तो आप जेसीईआरटी का सारा नोट्स पीडीएफ वीडियो लेना एकदम नहीं भूलिएगा, सारा कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है। ठीक है, मछली के शरीर की आकृति कैसी होती है? पेलिक्लेम, धारा रखिए, पर्वतनुमा या गुच्छ गुहा होता है, कैसा होता है? ठीक है, तो मछली की शरीर की आकृति कैसी होती है? धारा रेखीय होती है। ठीक है, ये जो मछली हम लोग बनाते हैं मछली, ठीक है, उसमें क्या होता है? तो धारा रेखीय होता है। यहाँ पर ऐसे ये धारा रेखीय होता है। मछली के शरीर की आकृति धारा रेखीय होती है। सर्प का शरीर को आगे और पीछे कौन धकलता है? वलय, धारा रेखीय, उपास्थि या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सर्प का शरीर आगे और पीछे जो होता है, उसके नीचे का जो वलय होता है वो आगे धकलता है। किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? देखिए प्रश्न पूछा गया था, किसानों की मिट्टी को पोला कौन बनाता है? केचुआ, तिलचट्टा, घोघा या कोई नहीं। तो किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है, और केचुआ जो होता है मिट्टी को पोला बनाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ होता है और बहुत अधिक फसल उसमें पैदा होता है, इसलिए किसानों को मिट्टी का पोला केचुआ बनाया जाता है। ठीक है,